नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। अतीक अशरफ की हत्या में न्यायिक आयोग ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और वारदात के हर एंगल को समझा है। मौका स्थल पर क्या कुछ हुआ है, बता रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। अतीक अशरफ की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए अब एसआईटी की टीम बाकायदा रिक्रिएशन कर रही है। इस वक्त देखिए प्रयागराज का ये वो स्पॉट है जहां पर अतीक अशरफ जब मेडिकल के लिए ले आए गए थे तो इसी अस्पताल में इसी स्थान पर बाकायदा उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। आज फोरेंसिक टीम उस पूरे घटनाक्रम को दोहराने के लिए रिक्रिएट कर रही है। देखिए वही सब मंजर जो है दोहराया जा रहा। पुलिस घेरे में ये जो लोग मौजूद हैं ये कहीं ना कहीं उस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ था उसको घटता हुआ दिखा रहे हैं। उसके लिए बाकायदा फोरेंसिक टीम एक एक कदम गिन गिन करके उस पूरे घटनाक्रम के बारे में चेक कर रही है। देखिए बाहर सामने वो पुलिस जीप है जहां पर अतीक और अशरफ को उतारा गया था। उसके बाद जैसे ही चल के यहाँ आए पर उनको गोली मारी गई। तो ये कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को एसआईटी अब एक बार से फिर से रिक्रिएट करके समझने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, आज पूरे दिन प्रयागराज में जो एसआईटी के अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, चाहे वो न्यायिक टीम हो या एसआईटी की जो लोकल टीम हो, वो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम के सच का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि एसआईटी के अलग अलग टीमें अपने अपने स्तर पर काम कर रही है। न्यायिक टीम भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी। तमाम आला अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, पूरे घटनाक्रम के बारे में जाना है, एसआईटी के लोगों से बात की है, उन आरोपियों से भी बात करने की कोशिश की है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये कह सकते हैं कि अतीक अशरफ की मौत की गुत्थी सुलझाने की हर संभव कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि जांच टीमें लगातार सक्रिय हो चुकी हैं और लगातार वो सारे घटनाक्रम दोहराने की कोशिश कर रही हैं जिससे अतीक अशरफ की मौत का राज खुल सके। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल की सजा के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सरनेम को लेकर के दिए गए बयान पर मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट ने भी उन्हें कोई राहत नहीं दी है। इस मामले को सुनने के बाद जज रॉबिन मोघेरा ने गुरुवार को अदालत में फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक राहुल गांधी को मिलने वाली 2 साल की सजा में उन्होंने कोई राहत नहीं दी। अब राहुल गांधी को अपना पक्ष लेकर के गुजरात हाईकोर्ट में जाना होगा। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि कानून के तहत अभी भी हमारे पास जो भी विकल्प उपलब्ध हैं हम उन सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। 2019 में कर्नाटक में एक लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा था, चोरों का सरनेम मोदी है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या चाहे नरेंद्र मोदी हो। इस बात को लेकर गुजरात के एक विधायक ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी 23 मार्च को इस मामले में दोषी करार दिए गए थे और उनको 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने उनको तुरंत जमानत भी दे दी थी। सजा सुनाए जाने के दूसरे दिन ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत रद्द कर दिया गया था। उनकी सदस्यता को रद्द होने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सरनेम को लेकर के दिए गए भाषण को लेकर के अब सूरत कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब राहुल गांधी का स्टैंड क्या होता है, वो हाईकोर्ट जाते हैं या कोई और विकल्प है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं नितिन चौधरी। इस समय से एक सम्मेलन का आयोजन आज सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा कराया गया। वहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। वहीं बता दें कि दलाई लामा जो हैं वहाँ के महासंघ के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से 20 और 21 अप्रैल को नई दिल्ली में अशोक होटल में किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि और विदेशों के लगभग 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठन के 150 प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 10 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद इसको संबोधित करेंगे। इस एक सम्मेलन में बौद्ध दर्शन के विचार मध्य को समकालीन चुनौतियों से निपटाने के बारे में भी चर्चा होगी। ये वैश्विक शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत की और उसके महत्व को रेखांकित करेंगे, क्योंकि बुद्ध धर्म का जन्म भारत में ही हुआ था। 87 वर्ष तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुधवार को दिल्ली पहुंचे।
कार्यक्रम के दौरान मोदी और धर्मगुरु की मुलाकात की उम्मीद है। उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि मोदी ने जुलाई 2021 में दलाई लामा को 86 जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनसे बात की थी और उनके लंबे स्वास्थ्य जीवन का कामना की थी। हालांकि वर्ष में भारत व चीन में संबंध तल्ख रहे हैं और चीन को भारत के संदेश दिया है कि पूर्ण जन्म के लिए संबंध में दलाई लामा को किसी भी फैसले में भारत के साथ हैं। भारत अमेरिका को संदेश देगा, वहीं तिब्बत मुद्दे पर आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका प्रशासन ने 2020 में तिब्बती नीति के और समर्थन अधिनियम पारित किया है, जिससे वह स्पष्ट हो गया है कि केवल दलाई लामा का ही उनके पुण्य जन्म का नियंत्रण होना चाहिए। शेख सम्मेलन में मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध परिसंघ के सहयोग से केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा की जा रही है। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर रॉबर्ट धुर्मा और कुलपति थिक्स भी सम्मेलन में विचार रखेंगे। दलाई लामा आज शुक्रवार को सम्मेलन में संबोधित करेंगे। सम्मेलन में शांति पर स्थित स्वास्थ्य संबंधित विषय पर भी चर्चा होगी। साथ ही नालंदा बुद्ध परंपरा संरक्षण, बुद्ध धर्म तीर्थ और बुद्ध महत्व सहित विशेष मुद्दों पर भी यहाँ पर विचार रखा जाएगा। वहीं वैश्विक बुद्ध सम्मेलन को लेकर आज प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। बता दें कि अशोक होटल में इसका प्रोग्राम रखा गया है। सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा था कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दलाई लामा भी इसमें शामिल होंगे। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। और यूपी की स्वार और 96 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बसपा मैदान में नहीं उतरेगी। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। यूपी में आगामी उप विधानसभा के चुनावों से बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना किनारा कस लिया है। आगामी रामपुर की स्वार विधानसभा की सीट और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बसपा ने घोषणा करी है कि वो अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतारेगी। जो रामपुर की स्वार विधानसभा की सीट है वो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के डिस्क्वालीफाई होने के बाद सीट खाली हुई और इसी तरीके से मिर्जापुर की जो 96 विधानसभा की सीट है वो वहां से विधायक राहुल कौल के निधन के बाद वो सीट खाली हुई। अब इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा जो है वो हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से कार्यक्रम जारी किया जा रहा है और उस बीच बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो इस दोनों ही सीटों के जो उपचुनाव हैं इस पर अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी। कहीं ना कहीं बसपा शायद इस बात को समझ रही है कि जो समीकरण बन रहे हैं इन सीटों को लेकर वो बसपा के फेवर में नहीं होंगे और अगर बसपा अपने कैंडिडेट को इन सीट पर उतारती है तो शायद कहीं ना कहीं उसको हार का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विधानसभावार विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। बैठक में क्या कुछ हुआ है, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब देते हुए उनके विधायकों के विधानसभा वार की समीक्षा बैठक आज सचिवालय में की है। इस समीक्षा बैठक में विपक्षी विधायक मौजूद है, चाहे वो बसपा का हो या कांग्रेस का हो या फिर निर्दलीय विधायक हो, वो यहाँ पर समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। अधिकारियों के सामने विकास कामों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जहाँ पर भी विकास के कामों में लापरवाही बरती जा रही है, जहाँ पर धीमी रफ्तार है, उसे बढ़ाने का काम किया जाए। लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी के उस दिखाए हुए मार्ग पर चलने का काम करें जिसमें राज्य का समुचित विकास हो सके और उसके लिए जरूरी है कि धरातल पर विकास की योजनाओं का काम दिखे। और उसके लिए अधिकारियों को लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं ताकि उत्तराखंड राज्य 2025 में जब अपना रजत जयंती समारोह मनाए तो उत्तराखंड राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके। कैमरामैन नरसिंह साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को गुरुवार को ब्रिटेन जाने से रोक दिया गया। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी दीक्षा चौधरी। वारिस पंजाब के चीफ अमृतपाल की पत्नी को किरणदीप कौर को आज अमृतसर के एयरपोर्ट से प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया। उनसे लगातार अमृतपाल को लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें किरणदीप कौर ब्रिटेन की रहने वाली हैं, वो NRI हैं। वो एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए इंडिया आई थी। आपको बता दें अमृतपाल 18 मार्च से लगातार गायब है। पुलिस उसकी धरपकड़ के लिए कई राज्यों में संपर्क कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अमृतपाल लगातार धोखा दे के अपना वेश बदल कर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है। लगातार अमृतपाल के कई फोटोज भी सामने आए थे, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई। फिलहाल किरणदीप कौर से पुलिस पूछताछ कर रही है। हिरासत में लेके अमृतपाल की
जगह के बारे में पता लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक अमृतपाल की कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। आपको बता दें, इसी साल अमृतपाल ने किरणदीप कौर से शादी की थी। पुलिस को अंदेशा है कि अमृतपाल परिवार से संपर्क कर सकता है, जिसको लेकर किरणदीप कौर से बात की जा रही है। लगातार किरणदीप कौर अमृतपाल को बेकसूर बता रही है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अमृतपाल ने जो भी किया है वो सही किया है। फिलहाल कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षित चौधरी, इंडिया वॉइस। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है पीके ने, बता रहे हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने करारा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के 201वें दिन यात्रा करते हुए कहा कि आरजेडी से भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है, आरजेडी में सबसे ज्यादा अपराधी हैं, अपराधी के छवि वाले लोग आरजेडी में। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार नीतीश और आरजेडी की सरकार में शराबबंदी हो रही है। बिहार दिन पर दिन महागठबंधन की सरकार में पीछे जाता हुआ दिख रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ये बयान उस समय सामने आया जब नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार विपक्षी एकजुटता को लेकर सभी दलों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं इस बयान की अब कई अटकलें भी लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर आखिर यह बयान किन नेताओं के कहने पर, क्या ये भाजपा के कहने पर या फिर किसी और पार्टी के कहने पर ये दे रहे हैं। इनकी यात्रा से किन पार्टी को बिहार में लाभ होगा यह देखने की बात होगी। फिलहाल जनसुराज की यात्रा निकालते हुए प्रशांत किशोर बिहार में काफी फेमस हुए हैं। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। लगता है कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को किनारे करने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी के खिलाफ बगावत करने का पायलट को ये सिला मिला है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दिया जा रहा है कि कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तमाम दिग्गज नेताओं के नाम थे, जहां सचिन पायलट का नाम उस लिस्ट में नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद में जैसे कांग्रेस में हलचल मची कि आखिरकार सचिन पायलट की जो भूमिका थी वो गांधी परिवार से पहले थी, लेकिन उसी के बाद में सचिन पायलट के नाम ना होने पर सूची में तो सचिन पायलट भी काफ़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपी के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राज्य प्रमुख डीके शिव कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जगदीश शेट्टर, शशि थरूर और अन्य वरिष्ठ नेताओं का नाम शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ पूर्व क्रिकेटर है पूर्व सांसद मोहम्मद अजरुद्दीन, इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार का स्टार प्रचारकों की सूची में नाम है। काफ़ी समय से पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी चल रहे राज बब्बर और संपादन को स्टार प्रचारक में शामिल किया गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में सचिन पायलट का नाम न होने से इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं। देश भर के बीते कई विधानसभा चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवारों की तरफ से गांधी परिवार के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड सचिन पायलट की जाती है। माना जा रहा है कि बीते हफ्ते से पार्टी में मना करने के बावजूद गहलोत सरकार के खिलाफ उपवास करने के कारण पायलट को कर्नाटक स्टार प्रचारक की सूची से बाहर रखा गया है। पार्टी ने सख्ती संदेश दिया गया है। पायलट और अशोक गहलोत के बीच हाल में बयानबाजी भी हुई है, जिसके बाद राहुल गांधी ने दोनों को कांग्रेस को करार दिया था। कर्नाटक के सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को मतदान होगा और मतगणना 13 मई को होगी। बीते दिन ही कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची जारी की है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए गति 25 मार्च को 124 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। पार्टी अब तक कुल 216 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। अब उस और 8 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित करने बाकी हैं। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से सचिन पायलट का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से हटाया गया तो सचिन पायलट भी काफ़ी नाराजगी है। लेकिन बताया जाता है कि राहुल गांधी परिवार के बाद में सचिन पायलट को भी जो है सबसे ज़्यादा रुचि रहती थी। चाहे विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो अलग अलग विधानसभा चुनावों में जाके सचिन पायलट पहले रैलियों को संबोधित करते थे। वहाँ के जो उम्मीदवार रहते थे वो सचिन पायलट को काफ़ी अहम भूमिका मनाई जाती थी। लेकिन उसी के बाद जैसे ही सचिन पायलट का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से अलग हटाया गया तो माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। और संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग ने बगावत शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। हम आपको बताते चले पूरा मामला जनपद संभल के नगर निकाय चुनाव को लेकर बताया जा रहा है। यहाँ पर सपा में घमासान बचा हुआ है। इसी को बताते चले कि दोनों पार्टियां सपा सांसद और
इकबाल महमूद में आपस में विवाद हो गया है। विवाद इतना हो गया है कि संभल जो सांसद हैं शफीक रहमान वर्ग, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करके सबको बताया है कि जिस तरीका से जो सपा सांसद हैं उनका ये कहना है कि इकबाल महमूद की जो पत्नी है उन्हें जो है प्रत्याशी सपा से प्रत्याशी बनाया गया है और ये कह रहे हैं कि हम इनका चुनाव नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि इस तरीका से जो विधायक हैं इकबाल महमूद, उनकी पत्नी के लिए जो प्रत्याशी घोषित किया गया है और उनका जो है चुनाव के लिए चुनाव की बात की जाए तो उसमें जो है इनमें आपस में पहले लंबे समय से आपस में नहीं बनती है। तो सपा सांसद शफीक रहमान वर्ग का ये कहना है कि हम निर्दलीय पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे और जो जिस तरीका से इन पार्टी के लिए हम अपनी पार्टी की जो है निंदा कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि दोनों में आपस में किसी बात को लेकर के बातचीत भी हुई थी, लेकिन आपस में समझौता नहीं हो पा रहा है और इसी को लेकर के दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इनका विवाद एक जो है सपा में लंबे समय से चला आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीका से सपा सांसद निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे उसमें क्या निर्णय लेकर के आता है। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। और कोरोना का कहर एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। क्या है कोरोना को लेकर ताजा अपडेट बता रहे हमारे सहयोगी दीक्षा चौधरी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालांकि उन्हें हल्के लक्षण हैं, जिसको लेकर वो होम क्वारंटाइन हो गए। डॉक्टरों ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा गया। आपको बता दें, देश भर में पिछले 24 घंटे में 12,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और इसमें 40 लोगों की मौत हो गई है। ये देश में अब तक के मामलों में सबसे ज्यादा आंकड़े दर्ज किए गए हैं। वहीं इन राज्यों में 5 राज्यों में देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और यूपी में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर राज्यों में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं हरियाणा में भी 100 लोगों के इकट्ठा होने पर भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। तो लगातार बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रदेशों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। इस दौरान उन्होंने राज्यों में मॉक ड्रिल को लेकर भी कहा था। फिलहाल लगातार बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी सजग है और राज्यों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर सभी सरकारें सजग हैं। हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल को लेकर साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। और बरेली में टिकट कटने से नाराज महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। क्या है पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। सपा नेत्री का एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। आपको बताते सपा नेत्री जो हैं, जो फतेहगंज पश्चिमी की रहने वाली है, उनका एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। जो उनका ये जिला अध्यक्ष है, उनके ऑफिस पे उनका कल धरना प्रदर्शन रहा था। उनका सीधा कहना है कि उनका टिकट काट दिया गया है। कई सालों के बाद में जो देखा गया है, उन्होंने बताया गया कि महिला सीट आई है फतेहगंज पश्चिमी की नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट पर। उन्होंने आवेदन करा था। उन्होंने अपने आप को बहुत पुराना सपा का नेता बताया है और उन्होंने कहा है कि 20 से 25 साल हो गए लगभग वो पार्टी के लगातार सेवा करते हुए। इस बार जब महिला टिकट आया तो उन्होंने जिला अध्यक्ष से कहा था कि इस बार उनका अध्यक्ष पद में इनका जो टिकट हो वो उनका हो। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अध्यक्ष ने, जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहीं आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनका टिकट काटकर किसी और महिला कर दिया। यहाँ तक कि जिस महिला का टिकट हुआ है, उन्होंने कभी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है उसका सपा से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, पार्टी में आना जाना नहीं है। उसके बाद भी उसको टिकट दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि पैसे के बल पर टिकट दिया गया है, पार्टी को कोई नहीं देख रहा, कोई कितना पुराना भी अगर वो हो तो ये कोई नहीं देख रहा, पैसे के बल पर उसको टिकट दिया है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला था। कल रात जब ड्रामा चलता रहा, उसके बाद में पुलिस ने वहाँ पे आई, पुलिस ने कैसे समझा बुझाकर उसका धरना खत्म करा। उसके बाद में रात के 12 बजे बताया गया है कि वो धरना खत्म हुआ था। ये मामला जब हुआ तो पूरा प्रदेश से लेकर मतलब जिले तक काफी हड़कंप मच गया, जिसमें एक महिला ने जब प्रदर्शन करा उसको लेकर काफी हाई वोल्टेज ड्रामा रहा। कैमरामैन नंद किशोर के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया वॉइस, बरेली। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत की यात्रा पर आएंगे। वो 4-5 मई को भारत की यात्रा पर रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वो गोवा में होने वाले SCO समिट में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि SCO समिट में शामिल होने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पिछले साल दिसंबर में PM मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। बिलावल भुट्टो की यह भारत यात्रा ऐसे वक्त पर होने जा रही है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से चल रहे हैं।
कई सालों से भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने एक दूसरे देश की यात्रा भी नहीं की है। इससे पहले 2014 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। इसके बाद 2015 में पीएम मोदी नवाज शरीफ की नातिन मेहरुनिसा की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। इस दिन नवाज शरीफ का जन्मदिन भी था। पीएम ने अचानक पाकिस्तान पहुंच करके उन्हें बधाई दी थी। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर के पाकिस्तान की दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो ने उनका स्वागत किया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान में आपका स्वागत है। विवादित मुद्दों को सुलझाने का एकमात्र जरिया है लगातार एक दूसरे से जुड़े रहना। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत दौरे पर आ रहे हैं। वो गोवा में होने वाले SCO समिट में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। रायबरेली में 55 साल के बुजुर्ग ने फांसी लगाकर जान दे दी है। क्या रही खुदकुशी की वजह, बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। घर के अंदर कमरे में फांसी के फंदे से 55 वर्षीय अधेड़ ने लटक कर अपनी जान दे दी। परिजनों के द्वारा देखने के बाद हड़कंप व चीख पुकार मच गई। जैसे ही चीख पुकार की आवाज स्थानीय ग्रामीण लोगों को मिली, वहां पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। पहुंचे हुए ग्रामीणों ने पूरी घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। घटना स्थल पर सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे घटना की पड़ताल में जुट गई। आपको बता दें, पूरा मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा ममनी का है, जहां पर एक 55 वर्षीय अधेड़ बबलू नाम का व्यक्ति है। उसने छत के चूल्हे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कारण क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन परिजनों की माने तो कहीं न कहीं आपस में कहासुनी व पारिवारिक कलह के चलते अधेड़ ने फांसी लगा ली। आपको बता दें, जैसे सुबह पूरे मामले की जानकारी परिजनों व घर वालों को होती है, परिजनों में चीख पुकार का माहौल देखने को मिलता है और वहीं स्थानीय लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्यवाही में जुटी है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में अभी के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।